ही आर्थिक शोषण व राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उनकी हर नीति का उद्देश्य धन की प्राप्ति व साम्राज्य का विस्तार करना था। उनके इस कलुषित उद्देश्य से भारतीयों में भय व असंतोष बढ़ता गया और भारतीयों का असंतोष भिन्न भिन्न भागों में विद्रोह के रूप में प्रकट हो रहा था। इसमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह, 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह, 1855-56 में संथालों का विद्रोह इत्यादि इस प्रकार काफी विद्रोह हो रहे थे, जिन सभी का कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण था। धीरे धीरे सुलझती हुई यह आग 1857 में धधक उठी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या वजह रही कि भारतीयों में असंतोष निरंतर बढ़ता गया और यह है 1857 की क्रांति के रूप में शुरू हुआ। तो इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों की। उसमें बात करेंगे हम जो लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति की। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय नरेशों में तीव्र असंतोष था। उसने गोद निषेध के सिद्धांत के अनुसार सतारा, नागपुर, जैतपुर, बराठ, उदयपुर इत्यादि जो जगह थी सभी में उसने सभी देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जिससे भारतीय नरेशों में तीव्र आक्रोश, असंतोष उत्पन्न हुआ और वे अंग्रेजों के प्रबल विरोधी बन गए। सतारा, नागपुर के अपहरण से वहां के मराठे उत्तेजित होते। इसी प्रकार अंग्रेजों ने रानी झांसी को भी अपना प्रबल शत्रु बना लिया। डलहौजी ने अनेक राजाओं, नवाबों को पेंशनें बंद कर दी तथा उनके पद छीन लिए। उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिससे अवध की जनता में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और इस प्रकार डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय नरेशों तथा जन साधारण में असंतोष फैला हुआ था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। इस 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को अपदस्थ कर दिया तथा अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवध की जनता ने अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का घोर विरोध किया और उन्होंने इस अन्याय का प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। नाना साहब की पेंशन बंद करना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। 1852 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब की 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी और उसकी बिठूर की जागीर भी छीन ली। लॉर्ड डलहौजी की इस कार्रवाई से नाना साहिब में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार किए जाने से भारतीय मुस्लिमों में तीव्र असंतोष था, आक्रोश था। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को नजर भेंट करना भी बंद कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को यह चेतावनी दी कि उसके बाद बादशाह की उपाधि समाप्त कर दी जाएगी तथा उसके उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करके कुतुब के निकट रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट की पेंशन भी 1 लाख रुपए के स्थान पर 15,000 रुपए मासिक कर दी गई। मुगल सम्राट के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करने के कारण भारतीय मुस्लिमों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। जमींदारों में असंतोष। अंग्रेजों ने अनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली, जिससे उनमें भी तीव्र असंतोष व्याप्त था। बम्बई प्रांत के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। इस प्रकार अवध में अनेक जमींदारों से जागीरें छीन ली और इस प्रकार जमींदार वर्ग को अपनी जागीरों और आय से हाथ धोना पड़ा। इससे जमींदार वर्ग भी अंग्रेजों का घोर विरोधी हो गया। दूषित शासन व्यवस्था। प्रशासन में केवल अंग्रेजों का बोलबाला था। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट में घोषित किया गया था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के योग्यता के आधार पर भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, परंतु इसका कभी पालन नहीं किया गया। अंग्रेजों को भारतीयों की योग्यता तथा ईमानदारी पर विश्वास नहीं था, अतः उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी नियुक्त किए जाते थे। प्रशासन केवल अंग्रेजों के हितों की रक्षा करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता था। इस कारण भी भारतीयों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था भ्रष्ट तथा पक्षपातपूर्ण थी। भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। अंग्रेज अपराध करने के बावजूद बिना दंड के अथवा नाम मात्र का जुर्माना देकर बरी हो जाते थे। दूसरा 1857 की जो क्रांति है उसका प्रमुख कारण है आर्थिक कारण।
इसमें सबसे पहले हम लेंगे आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतवासियों का आर्थिक शोषण भी किया। प्लासी की विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई। उनकी स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भारत के कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाने से यह आर्थिक शोषण और तीव्र हो उठा। भारत का विपुल धन इंग्लैंड पहुंचाया गया। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, कृषि, उद्योग धंधे आदि अपने नियंत्रण में ले लिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी बढ़ती गई। अतः अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीयों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। कुटीर उद्योगों का विनाश। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। उनकी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण भारत का वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। भारतीय सूती तथा रेशमी वस्त्रों पर भारी कर लगाया गया। फलतः भारत का सूती और रेशमी कपड़ा इंग्लैंड जाना भी बंद हो गया। इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा भारत के बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट होता चला गया। भारत का कच्चा माल सस्ते मूल्य पर खरीदकर इंग्लैंड पहुंचाया गया तथा इंग्लैंड में बना हुआ सामान भारत की मंडियों में लाकर बेचा जाने लगा। इससे भारत के लाखों कारीगर, जुलाहे, शिल्पकार आदि बेकार हो गए। अब कारीगर कृषि की ओर आकर्षित हुए, परंतु भूमि कम होने से वहां भी उन्हें काम मिलना बंद हो गया। दोषपूर्ण लगान व्यवस्था। अंग्रेजों की लगान संबंधी नीति दोषपूर्ण एवं कठोर थी। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी आदि भू राजस्व प्रणालियां अपनाई, परंतु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजों की नीति किसानों से अधिक लगान वसूल करने की थी। किसानों को अपनी उपज का लगभग 50% लगान के रूप में देना पड़ता था। अकाल के समय भी किसानों से कठोरता से लगान वसूल किया जाता था। जो किसान लगान चुकाने में असमर्थ होते थे, उनकी भूमि छीन ली जाती थी तथा उन्हें बेच दिया जाता था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई थी। भारतीय धन का निष्कासन। जमींदारों में असंतोष। अंग्रेजों की आर्थिक नीति से जमींदारों में भी असंतोष था। अवध में अनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गई, जिससे उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। जमींदारों में इस वजह से असंतोष था। 1857 की क्रांति में इन जमींदारों ने अवध में ब्रिटिश शासन का अंत करने का भरसक प्रयास किया। भारतीय धन का निष्कासन। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत का सारा जो धन है वो इंग्लैंड पहुंचाया। भारी वेतनों, उपहारों, भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त धन, ठेकों, करों आदि के रूप में भारत के अतुल धनराशि इंग्लैंड पहुंचाई गई। इससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया तथा भारतीय कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार आदि चौपट हो गए तथा देश में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ती गई। इस कारण भी भारतवासियों में तीव्र असंतोष था। शिक्षित भारतीयों में असंतोष। भारत का शिक्षित वर्ग भी अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण दोषपूर्ण आर्थिक नीति से असंतुष्ट था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर केवल यूरोपियन लोग ही नियुक्त किए जाते थे। भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। उन्हें केवल साधारण एवं निम्न पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। अधिकांश शिक्षित भारतीय लोगों को क्लर्कों के पद पर नियुक्त किया जाता था। अतः इस कारण शिक्षित भारतीय लोगों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। बार बार अकाल का पड़ना। बार बार अकाल पड़ने से भारतीय किसानों की दशा बड़ी शोचनीय बनी हुई थी। अकालों के समय अंग्रेजी सरकार की पक्षपातपूर्ण, उपेक्षापूर्ण नीति से किसानों में बड़ा असंतोष था। अगली हम चर्चा करेंगे सामाजिक कारणों की। सामाजिक कारणों में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, अंग्रेजों की रंगभेद नीति के कारण भारतवासियों में तीव्र असंतोष था। अंग्रेज भारतीयों को तुच्छ एवं हीन मानते थे तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बों में भारतीय अंग्रेजों के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। यूरोपीय होटलों तथा क्लबों पे लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। किसी अंग्रेज के बाजार से गुजरने पर प्रत्येक भारतीय को खड़े होकर उन्हें सलाम करना पड़ता था और ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष। अंग्रेजों ने कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह आदि को बंद करने के लिए अनेक कानून बनाए तथा उन्हें अवैध घोषित कर दिया। इससे रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे अपने परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप सहन करने को तैयार नहीं थे। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करके भारतीय धर्म तथा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। जब लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था की, तब भी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट करके भारतीयों पर पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को थोपना चाहते हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही असंतुष्ट थे। भारतीयों ने भी समझा कि अंग्रेज पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। भारतीय संस्कृति का उपवास।
अंग्रेजों को पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति पे बड़ा गर्व था। वे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे राम और मोहम्मद को खुलेआम गालियां देते थे। वे मूर्ति पूजा का उपहास करते थे। भारतीयों के रीति रिवाजों को निकृष्ट बताया जाता था। इस कारण भी भारतीयों में काफी आक्रोश था। अगली हम बात करेंगे धार्मिक कारण की। अंग्रेज सरकार का प्रोत्साहन पाकर ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईसाई धर्म प्रचारक दबाव तथा प्रलोभन के द्वारा भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास करने लगे। बेरोजगारों, अकाल पीड़ितों, बंदियों, विधवाओं, अनाथों आदि को बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे। मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ईसाई धर्म प्रचारक बड़े उद्दंड होते थे तथा वे हिंदुओं के अवतारों और पैगंबरों को खुलेआम गालियां देते थे। इंग्लैंड की संसद में सांसद मेगल्स ने भाषण देते हुए कहा था कि परमात्मा ने भारत का विशाल साम्राज्य ब्रिटेन को इसलिए सौंपा है कि भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहराई जा सके। इस प्रकार धार्मिक असंतोष भी भारत में बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया था। अगला हमारा जो मेन जो कारण है, जो हम इसी को लेकर जो 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ, वो है सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारतीय सैनिकों में असंतोष की। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन तथा भत्ते दिए जाते थे। सेना में उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था तथा भारतीयों को उच्च पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। सेना में एक भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपए मासिक था, जबकि अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इस प्रकार एक भारतीय सैनिक को केवल 8 रुपए मासिक वेतन मिलता था, वहीं एक अंग्रेज सैनिक को 70 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष था। अवध का विलीनीकरण। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इससे बंगाल की सेना में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि बंगाल की सेना के अधिकांश सैनिक अवध के नागरिक थे और अवध के विलीनीकरण के परिणाम स्वरूप 60,000 सैनिक बेरोजगार हो गए थे। अतः इसमें अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश फैल गया था। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों के द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों में जब हस्तक्षेप किया जाने लगा, पंजाब की विजय के पश्चात कंपनी सरकार ने भारतीय सैनिकों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें अपनी दाढ़ी मूछ साफ करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु बाद में उन्हें अपनी दाढ़ी मूछ साफ करने के आदेश दिए गए। इस कारण भी भारतीय सैनिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इससे भारतीय सैनिकों में अनुभव किया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं तथा भारतवासी भी संगठित होकर अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों को अब पर्याप्त सुविधाएं न देना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती थी। उन्हें बिना किसी भत्ते के दूर दूर के स्थानों पर युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति के अवसर भी नहीं के बराबर थे। अतः 1806 से 1855 के बीच भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया, परंतु सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने उन विद्रोहों का दमन कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होना। 1856 में कंपनी की सेना में 2,38,000 भारतीय तथा 45,332 अंग्रेज सैनिक थे। इस प्रकार भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों की संख्या का अनुपात 6:1 था। अतः भारतीय सैनिकों को इस बात का विश्वास था कि यदि अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष छिड़ जाता है तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। अगला हमारा जो वो है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 1856 में अंग्रेजी सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास किया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को विदेशों में युद्ध के लिए भेजा जा सकता था। इस अधिनियम से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि अनेक सैनिक विदेश जाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तत्कालीन कारण जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड नामक नई राइफलें दी गई। इन राइफलों में विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लाया जाता था। इसको चिकना करने हेतु गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। अतः हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की सेना अंग्रेज सेना की 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया।
मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया तथा 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी की सजा दे दी गई। 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। इस प्रकार इन कारतूसों का विरोध करने के कारण लखनऊ की अवध रेजिमेंट भी भंग कर दी गई। शीघ्र ही विद्रोह की जो चिंगारी थी अनेक सैनिक छावनियों में फैल गई। 9 मई 1857 को मेरठ में लगभग 85 भारतीय सैनिकों को जेलों में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इस पर अन्य भारतीय सैनिक भड़क उठे और उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को, सैनिकों को मार डाला तथा अपने साथियों को छुड़वा लिया। इसके पश्चात क्रांतिकारियों ने मेरठ से प्रस्थान कर 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं, उसका कहाँ प्रसार हुआ, उसके परिणाम क्या रहे और कौन कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।